नमस्कार, आदाब, मैं ऐश्वर्य यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। हैदराबाद और तेलंगाना के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के चलते मूसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है और इसका असर शहर के निचले इलाकों पर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि मूसी नदी का पानी MGBS बस स्टैंड तक घुस गया है, जिससे बस संचालन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। MGBS बस स्टैंड में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम की मदद ली गई है। राहत कर्मियों ने रस्सियों की मदद से वहाँ फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। स्थिति पर नजर रखने के लिए हाइड्रा के अधिकारियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। तेलंगाना में हो रही भारी बारिश के चलते अब तक करीब 1000 लोगों को निचले इलाकों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया जा चुका है। मुसाराम बाग जैसे इलाकों में मूसी नदी का जलस्तर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके चलते राज्य प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाना शुरू कर दिया है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक राहत एवं बचाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को खाने पीने की सुरक्षा के साथ सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का काम चालू है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज अगले कुछ घंटों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। आम लोगों से अपील की गई है कि वो बिना किसी जरूरी कामों के घर से बाहर न निकलें और जरूरी निर्देशों का पालन करें। वहीं आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार की विफलताओं के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू करते हुए BRS ने आज कांग्रेस से बकाया कार्ड जारी किया, जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लंबित कल्याणकारी बकाया राशि का विवरण देने वाला एक प्रतीकात्मक कार्ड है। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य मतदाताओं को 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए अधूरे वादों की याद दिलाना है। बकाया कार्ड अभियान में कांग्रेस सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में की गई चूकों को आंकड़ों और समय सीमा के साथ सूचीबद्ध किया गया है। सूचीबद्ध बकाया राशि में राज्य की महिलाओं को दिए जाने वाले 2500 रुपए प्रतिमाह की सहायता का वादा भी शामिल है। कार्ड के मुताबिक सरकार पर राज्य की प्रत्येक महिला पर 55,000 रुपए यानी 2500 रुपए इंटू 22 महीने बकाया है, जिसे रामाराव ने कांग्रेस की वादों के विपरीत बताया है। इसी प्रकार कांग्रेस ने वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 4000 रुपए करने का वादा किया था। प्रत्येक वृद्धावस्था पेंशन धारक को 44,000 रुपए देने थे। तेलंगाना सरकार ने राज्य के पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। सरकार ने स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण देने का आदेश जारी किया है। यह बिल अभी राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से पिछड़े वर्गों को समाज में समान अवसर मिलेगा। यह सरकारी आदेश इस साल की शुरुआत में राज्य विधानसभा में पास हुए 2 बिलों के बाद आया है। इस बिल में शिक्षा, रोजगार और स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 42% करने का प्रावधान है, जबकि ये आरक्षण पहले मात्र 23% था। पिछड़ा वर्गों के आरक्षण का यह बिल दोनों सदनों में पास कर दिया गया है, जिसके बाद अब ये बिल राज्यपाल को भेज दिया गया है और वर्तमान में राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि कोई बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाती है। इसलिए एक बार राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये बिल पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने 6 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछड़े वर्गों के आरक्षण बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने BJP पर दबाव बनाते हुए आरोप लगाया कि BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार OBC विरोधी होने की वजह से इसे रोक रही है और वो नहीं चाहती कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बिल को मंजूरी मिले। BRS के विधायक T हरीश राव ने आज तेलंगाना सरकार पर राज्य में भारी बारिश के पूर्वानुमान के बावजूद तैयार नहीं होने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने कोई निवारक उपाय नहीं किए और वो बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने में विफल रही है। राव ने यह भी आरोप लगाया कि बाढ़ से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के बीच कोई समन्वय नहीं है। तेलंगाना के पूर्व वित्त मंत्री ने हैदराबाद में जगह जगह जल भराव के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार के लापरवाह रवैये के कारण हैदराबाद में जल भराव हुआ है। MGBS के यात्री भी सरकार की लापरवाही की वजह से परेशानी झेल रहे हैं। मूसी नदी के उफान पर आने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिद्दीपेट विधायक ने सरकार से स्थिति से निपटने के लिए निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने उनसे राजनीति को अलग रखकर बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का आग्रह किया है। सीमांचल में राजनीतिक गतिविधियां तेज रफ्तार में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे अररिया जिले पहुंचे और यहां कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह सीमांचल में घुसपैठ और सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। यह दौरा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है और इससे इलाके में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। वहीं दूसरी तरफ MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी की 4 दिनों की सीमांचल न्याय यात्रा आज अपने अंतिम चरण में है। ओवैसी आज यात्रा का अंतिम दिन कटिहार जिले में रहेंगे। यहाँ वो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कार्यक्रम करेंगे और स्थानीय लोगों से सीधे संवाद करेंगे। ओवैसी का दौरा भी चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उनका एजेंडा समाज के पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीमांचल में अमित शाह और ओवैसी की मौजूदगी से चुनावी माहौल और भी गर्म हो गया है। दोनों नेता अपने अपने एजेंडे के साथ इलाके में जनता और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से चौकसी बरती हुई है।
आलम मोहम्मद विरोध प्रदर्शन और कल हुई पत्थरबाजी पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने कहा है कि आलम मोहम्मद आई लव गणेश जी, आई लव भगवान राम लिखने में कोई समस्या नहीं, लेकिन एक बात तो समझ आ रही कि 2027 में यूपी में चुनाव आने वाले, जिसके लिए राज्य सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इसे मुद्दा बना रहे हैं। उनके पास बस हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति है। उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं है, परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं और वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, इसलिए योगी आदित्यनाथ इसे मुद्दा बना रहे हैं। अमन और शांति से हमको आगे जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में बहुत जाति है, धर्म है। अभी आई लव मोहम्मद लिखो, आई लव गणेश जी लिखो, आई लव भगवान राम लिखो, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन हमको एक चीज़ समझ आना है, 27 में चुनाव आ रहा है यूपी में, मुद्दा कुछ नहीं है और मुद्दा बना रही है। यही है मुद्दा, हिंदू मुसलमान की विभाजन की राजनीति। वहाँ विकास नहीं है, रोज़गार नहीं है, वो एग्ज़ाम पेपर का जो लीक हो रहा है, सब कुछ जो नहीं होना है हो रहा है। तो इसीलिए मुद्दा बना रहा है ये योगी आदित्यनाथ। इसमें कोई मुद्दा नहीं है। और मैं जो भी वहाँ विरोध कर रहे हैं, मुसलमान है, जो भी है, उसको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो पुलिस है, शासन है, उसका जो नियम है पालन करो और कुछ जो अनवांटेड मत करो वहाँ। महाराष्ट्र में अभी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। पिछले एक हफ्ते से बादल बरस रहे हैं, बारिश से किसान परेशान हैं, उनकी फसलें डूब गई हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि 48 घंटों में मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में रुक रुक कर तेज बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में बनने निम्न दबाव की क्षेत्र की वजह से 26 सितम्बर से बारिश तेज होने की संभावना थी। वहीं मानसून वापसी के दौरान फिर से सक्रिय हो गया, जिससे महाराष्ट्र के मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। IMD के मुताबिक कोकण, घटमथा, मराठवाड़ा और विदर्भ में भारी बारिश का अनुमान है। दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। यह स्थिति पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी पर बने एक निम्न दबाव क्षेत्र की वजह से उत्पन्न हुई है। जेडीएस नेता निखिल ने आज कहा है कि कांग्रेस सरकार कह रही है कि 1.43 करोड़ परिवार हैं, लेकिन वो अभी तक केवल 4 लाख परिवारों तक ही पहुंच पाई है। उन्होंने प्रत्येक परिवार के लिए 60 प्रश्नवाली तैयार की है। उन्होंने एक ऐप बनाया है, सर्वर डाउन है और तकनीकी गड़बड़ियां हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि सर्वे 15 दिनों में होगा। इसकी लागत 420 करोड़ रुपए है। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस किस आधार पर सर्वे कराएगी। अदालत ने कुछ निर्देश दिए हैं जिसका हम सभी को पालन करना होगा। आज बेंगलुरु में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो अद्भुत ऐप्स बना सकते हैं, होते हुए भी ऐप नहीं बना सकते, और यदि आप इसे उन लोगों को नहीं दे सकते जो ऐप बनाने में सक्षम हैं, और यदि सर्वर डाउन हो रहा है या क्षतिग्रस्त हो रहा है, मुझे नहीं पता कि सर्वे को कराने के पीछे कांग्रेस की क्या मंशा है। पिछले सर्वे में उन्होंने लगभग 187 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही। सरकार संसद की स्थायी समितियों का कार्यकाल 1 साल से बढ़ाकर 2 साल करने पर विचार कर रही है। अगर ये फैसला लागू होता है तो थरूर 2 साल और विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष बने रह सकते हैं। अभी स्थायी समितियों का कार्यकाल हर साल खत्म हो जाता है और हर बार पुनर्गठन होता है। नए सदस्य जुड़ने से समितियों के कामकाज की निरंतरता टूट जाती है। इसी वजह से विपक्ष लंबे समय से कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहा था। उनका कहना है कि इससे विधेयकों, रिपोर्टों और नीतियों की गहराई से समीक्षा संभव हो पाएगी। अब सरकार इस सुझाव को गंभीरता से ले रही है और संभावना है कि इस बार समितियों का कार्यकाल 2 साल का कर दिया जाएगा। शशि थरूर को पिछले साल 26 सितंबर को विदेश मामलों की स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन पार्टी के अंदर उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। वहीं अगर कार्यकाल बढ़ता है तो बिना किसी दबाव के 2 साल और इस पद पर रह पाएंगे। ये कदम उनके लिए राजनीतिक रूप से बड़ा सारा साबित हो सकता है और उन्हें पार्टी के भीतर अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिलेगा। फिलहाल संसद में 24 स्थायी समितियां हैं। हर समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें से 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होते हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।